हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटीजे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्यारा केमिस्ट्री फैकल्टी आरएस सर। और आरएस सर आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, जो भी बच्चे हमारे आईसीएसई के बच्चे हो चाहे आईएससी के बच्चे हो, क्लास 10 से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे इस केमिकल बॉन्ड के लेक्चर को आप जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलिए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और इस लेक्चर को मैं एक स्टोरी के बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे ये स्टोरी जो आपकी है वो हमारी क्या है, तनीषा और गुड्डू की है। जी हाँ, एक में हमारी क्या है, तनीषा है और एक हमारी क्या है, गुड्डू है। तो इन दोनों की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से समझे तभी आपको केमिकल बॉन्ड अच्छे से समझ में आएंगे। वो क्या है, इन दोनों की स्टोरी क्या है। एक दिन क्या हुआ, इन दोनों को एक टास्क दिया गया। टास्क क्या था कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट लिखना था। तो तनीषा सोच रही थी क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को मैं अच्छे कलरफुल से लिखूं, अच्छे कलरफुल पेन से लिखूं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तनीषा को आदत भी है, जो भी नोट्स लिखती है या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करती है तो ये क्या करती है, बहुत अच्छे ढंग से लिखती है। बात काफी खूबसूरत लगता है इनका लिखने का एक्शन हुआ, और साथ ही साथ जितना खूबसूरती से इनका नोट्स प्रिपेयर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चों के लिए। आप भी यही साथ करते होगे, है ना। कभी भी आपको नोट्स या प्रोजेक्ट या किसी भी आपको किसी चीज का, अगर आपको केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स, एनी सब्जेक्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है, अगर आप बनाते हो नोट्स तो क्या करते हो, बहुत डिफरेंट कलर से यूज करते हो, है ना। तो इसी तरह से तनीषा सोची कि मैं भी क्या करूं, एक प्रोजेक्ट लिखूं और इस प्रोजेक्ट को मैं डिफरेंट कलर से खूबसूरत ढंग से लिखूं। तो इन्होंने क्या किया, तनीषा क्या की, तनीषा के पास, मेरे पास दो कलर के पेन थे, एक था मेरा ब्लू और एक था मेरा ग्रीन। ओके, एक था उनके पास ब्लू, एक था ग्रीन। तनीषा सोच रही थी कोई डिफरेंट टाइप के अगर पेन मुझे मिल जाए तो मैं और खूबसूरत ढंग से मैं लिख पाऊं। तो बगल में जो गुड्डू था वो भी क्या है, उनके पास भी तो एक मेरा क्या था, ब्लू पेन था और साथ ही साथ उनके पास ब्लैक पेन था। तो अब ये गुड्डू भी सोच रहा है कहीं ना कहीं मैं भी खूबसूरत ढंग से लिखूं। तो उनके पास भी दो डिफरेंट टाइप के कलर के पेन थे। तनीषा के पास भी दो डिफरेंट टाइप के कलर पेन थे, वो एक ग्रीन एक ब्लू और ये ब्लैक। तो तनीषा सोची कहीं ना कहीं मुझे एक पेन मिल जाए डिफरेंट कलर का जो मैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिख सकूं। तो तनीषा सोची स्टार्टिंग में कोई तो मुझे दे देता। तो तनीषा तो सोच रही है, तनीषा परेशान है, तो वो क्या कर रही है, वो हाईली इस पॉइंट पर अनस्टेबल है क्योंकि उसको पेन चाहिए। तो अनस्टेबल का ये मतलब हो गया, इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो गई, उनको अब खोजना है क्या, डिफरेंट टाइप का कलर का पेन को क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहां पर तुम देख रहे हो तनीषा अभी क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि उसको डिफरेंट टाइप के कलर के पेन चाहिए। गुड्डू भी यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंट टाइप का, मेरे पास तो ब्लू है और साथ ही साथ ब्लैक भी है, तो मेरे पास कोई डिफरेंट टाइप का कलर का पेन मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं भी खूबसूरत ढंग से नोट्स लिख पाऊंगा। तो ये भी क्या अभी अनस्टेबल है। तो फिलहाल क्या किया इन्होंने, अब कुछ दिमाग लगाना स्टार्ट किया है, सोचना स्टार्ट किया। और ये इन्होंने क्या सोचा कि क्या करे, तनीषा सोच रही है क्यों नहीं हम इन दोनों के बीच में क्या करें, आपस में बात स्टार्ट करें और बात करने के बाद एक फ्रेंडशिप बना ले और इनसे मैं पेन मांग सकता हूं। तो तनीषा सोची एक काम करे, तनीषा इससे शेयरिंग की या पार्टनरशिप की। क्या पार्टनरशिप थे, उन्होंने बोली कि एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, मेरे पास तो ब्लू है, आपके पास भी ब्लू है, एक काम करते हैं मैं अपना ग्रीन पेन आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं। और गुड्डू क्या किया, गुड्डू ही बोला मेरे पास भी तो ब्लू है, ब्लैक पेन जो है मैं आपको शेयर करता हूं। तो बताओ अब तनीषा के पास, जैसे मान लो ये क्या की, ये ग्रीन पेन उसको शेयर कर दी और ये गुड्डू क्या किया, उसको ब्लैक पेन शेयर किया। तो तुम क्या देख रहे हो, ब्लू पेन तो कॉमन है इनके पास, बट अब क्या हुआ, अब जो तनीषा है उसके पास तीन डिफरेंट कलर का पेन इसको मिल गया। और गुड्डू को भी क्या हुआ, इनके पास भी क्या हुआ, ब्लैक भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी आ गया, इनके पास तीन डिफरेंट टाइप का हो गया। तो अब ये क्या किए, ये दोनों बात करना स्टार्ट किए, अच्छे से प्रोजेक्ट लिखे और इनके बीच एक बॉन्ड बन गया। क्यों बॉन्ड बन गया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को पेन क्या किया, शेयर किया। और शेयर करने के बाद अब ये खुश हो गई कि उसके पास डिफरेंट टाइप का पेन मिल गया, ये भी खुश हो गया, ये भी डिफरेंट टाइप का पेन इसके पास मिल गया। अब ये क्या, ये अच्छे से प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इसको पास पेन नहीं था, डिफरेंट टाइप का कलर का पेन नहीं था, तो इन्होंने क्या, ये हाईली अनस्टेबल था। जब ये दोनों आपस में पेन को शेयर कर लिए, शेयर करने के बाद अब ये ब्लू ब्लैक ग्रीन ये अब तनीषा यूज कर सकती है, और ये जो देख रहे हो ब्लू ब्लैक और ग्रीन ये भी क्या कर सकता है, अब गुड्डू भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ पेन की वजह से अब ये दोनों हाईली स्टेबल हो गया है। अब स्टेबल हो गया है, खुशी इसको मिली, साथ ही साथ इनके बीच में एक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड, फ्रेंडशिप बॉन्ड। तो अब ये बॉन्ड जो तुम देख रहे हो वो पेन के शेयर होने के वजह से हुआ, और जब ये बॉन्ड बना लिया तो इनके बीच में क्या, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी बन गया, है ना। तो बताओ इसी तरह से केमिकल बॉन्ड में हमारी केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्ड, जो चैप्टर तुम डील करने वाले हो, इसमें क्या होने वाला है, यहां भी क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि आपको अभी अच्छा से समझ में आया, क्योंकि ये इन दोनों के बीच जैसे बॉन्ड बनेगा, दो या दो से
ज्यादा एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम जब बॉन्ड बनाते हैं या एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, तभी तो वो एटम बॉन्ड बना रहा। तो मेरा केमिकल बॉन्ड, अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? तो मैंने अभी भी बताया केमिकल बॉन्ड एक फ्रेंडशिप क्या है, एक तरह से बोल सकते हो, अभी भी मैंने फ्रेंडशिप का जो कंडीशन बताया था, तो फ्रेंडशिप एक तरह का फोर्स था, है ना, गोपी और तनीषा, क्या बोलते, गुड्डू और तनीषा के बीच में क्या था, एक फ्रेंडशिप का फोर्स है ना। तो इसी तरह से केमिकल बॉन्ड में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जब भी केमिकल बॉन्ड एक तरह का, ये भी एक बॉन्ड है, केमिस्ट्री टर्म में अगर तुम पढ़ रहे हो, जब ये दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड के बनने से क्या होता है, वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स, देखो एक ये क्या, एक तरह का फोर्स है which hold the two atom and more atom together in the stable molecules। अब आपको शायद ये समझ में आ रहा है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या करता है, उन दो एटम को होल्ड करने के टेंडेंसी को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक केमिकल बॉन्ड देते हैं, है ना। तो अभी बहुत ही अभी इनिशिएशन है, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है क्या है केमिकल बॉन्ड। जब मैं मॉलिक्यूल्स को लेकर बताऊंगा तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। शायद अभी जो तनीषा और गुड्डू के बीच में जो मैंने कंडीशन बताया, फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना, वो फोर्स था। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या हुआ, उनके बीच में एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जिस्ट होता है, जिसकी वजह से दो एटम को होल्ड करने का टेंडेंसी को ही नाम दिया गया है क्या, केमिकल बॉन्ड। बोलो समझ में आया? बहुत अच्छा, क्लियर है। चलिए, तो केमिस्ट्री टर्म में इंट्रोडक्शन में बात कर रहा हूं, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अब यहां पर बात आ रहा है, सर ये दो एटम जब आप देख रहे बॉन्ड बना रहा है, जब ये दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो बताइए, ये दो एटम बॉन्ड, वहां तो तनीषा और गुड्डू तो पेन का शेयरिंग कर रहा था, यहां क्या चीज का शेयरिंग होगा, तो कहीं ना कहीं एटम जब आपस में, दो एटम या दो से ज्यादा एटम जब आपस में बोल सकते हो शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या चीज का शेयर कर रहे हैं, तो दो एटम जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या चीज का ओवरलैप हो रहा है। तो ध्यान रखना, एटम का इनर स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां ध्यान रखना, मैं एटम के पहले बारे में बात करता हूं। तो फिर एटम जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप लोग पढ़ लो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जनरली ये डाल्टन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एटम का डिस्कवर किया था, जिनमें इन्होंने बात बताया था, क्या बताया था, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, क्या है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म्स एटम्स। पहला जो साइंटिस्ट है डाल्टन ने एटम का यूज किया, और एटम का यूज नाम कैसे पढ़ा, एक टर्म है हम लोग बात करते हैं, वो क्या, वो एटम जो टर्म आया वो एटमोस से आया, ठीक है। ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड है। ये एटम का मतलब क्या होता है, आपको पता है, कोई भी मैटर जब होते हैं बाबू, कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम बात करो, सबसे छोटा एटम जो पूरा मैटर को बना के रखा है वो क्या है, एटम। आपको पता है ना। जैसे मान लो ये मेरे पास रिमोट है, ये मेरे पास पेन है, तो ये रिमोट एंड पेन जो है ये प्लास्टिक से मिलकर बना है, और ये प्लास्टिक अगर बात करते हो, ये प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी एक तरह से बोल सकते बहुत छोटे छोटे एटम मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर का फॉलो हुआ है ना। तो ये एक मैटर है। मैटर क्या बोलते हैं, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज इन स्पेस। आप लोग जानते हो, जो जनरली जो भी मैटर जो किससे कंस्टिट्यूएंट्स होकर बना है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपको पता है ना। तो मैंने अब यहां बताया, डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट यूज किया एटम, और एटम के बारे में क्या बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। और ये ग्रीक वर्ड जो तुम देख रहे हो, एटम का जो नाम हुआ, डिस्कवर हुआ, जो एटमोस से है। एटमोस का मतलब क्या होता है पता है, एटमोस का मतलब होता है कैन बी नॉट बी डिवाइडेड, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और साथ ही साथ ये एटम ही क्या करता है, टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। यही एटम, दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट में लेते हैं, आपको पता ही है ना। बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, 9 में भी पढ़ के आए आप लोग। ओके, तो डाल्टन ने क्या क्या बताया, चलिए अब एक बार रिकैप करते हैं। डाल्टन बताया कि डाल्टन जो बताया वो क्या था, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था, टर्म यूज किया था एटम के बारे में, और इन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, जो क्या करता है, टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और ये जो टर्म आया है एटम, वो कहां से आया है, एटमोस से आया। एटमोस का मतलब क्या है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी गुड, यहां तक तो आपको क्लियर है। बट आफ्टर डिस्कवर मतलब बोल सकते हो, ये एक तरह का क्या हुआ, ये बिल्डअप हुआ, इस थ्योरी को बिल्डअप किया गया, और बिल्डअप करने के बाद ये पता चला, नहीं, एटम छोटा पार्टिकल तो है, मगर इससे भी छोटे पार्टिकल भी एग्जिस्ट होते हैं, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। कहीं ना कहीं हमको केमिकल बॉन्ड पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्रोटॉन का भी जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन का भी जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को केमिकल बॉन्ड तो बताया, मगर साथ ही साथ आपको एटम के बारे में समझना है और एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए, ये बात तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं अगर बात करता हूं, एक एटम यूज करता हूं, एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझता हूं, तो पहले एक बात बताइए, जैसे मैंने ले लिया ये कार्बन ले लिया, ओके, कार्बन लिया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीरियोडिक टेबल उठा कर देखें, और आपका फर्स्ट चैप्टर भी आपका पीरियोडिक टेबल है, जब आप लोग वहां पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ओके, और अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आपने क्लास 9 में तो पढ़ के रखा है ना, तो टेंशन ना ले। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 है, तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बता देगा? मैं अभी भी आपको नेक्स्ट इसी लेक्चर में आपको एटॉमिक नंबर के बारे में ही बताऊंगा, घबराइए मत। पहले आप आराम से वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए, और कुछ भी अगर नोट पॉइंट आपको नोट करना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, और वहां पर आप नोट करिए। ओके, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। अगर 6 है तो आप ही बताइए क्या होता है? देख रहे हैं यहां पर ना, ये देखिए, ये आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है जो रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर एक मेरा न्यूक्लियस है। देखिए अच्छे से क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस है। आपको पता है एटम के बीच सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस जो है जनरली आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है आपको पता है? न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। क्या चार्ज होता है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव है। तो कभी सोचा है आपने कि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? ओके, आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना, तो अभी आप जान लीजिए। ध्यान रखिए कि मेरे पास एक एटम जो जनरली अगर हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी मिलकर बनता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे, बहुत ही कम एबेंडेंस में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैं उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी आपको ध्यान रखना है, जनरली ज्यादा तौर पर अगर हम बात करें, हाई एबेंडेंस में बात करता हूं, तो मेरा एटम जो कंस्टिट्यूएंट्स हुआ है वो किससे मिलकर बना है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है वो शेल में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। और ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अगर न्यूक्लियस का चार्ज पर हम फोकस करें तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन घूम रहा है? देखिए तो ग्रीन कलर का घूम रहा है और रेड कलर का भी घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप न्यूक्लियस के अंदर में देखोगे तो जनरली न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं प्रोटॉन्स, जो कि आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, मान लो वो प्रोटॉन्स है, तो ग्रीन कलर का क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो अब आपको ये बात पता चला कि मेरा न्यूक्लियस के अंदर में दो टाइप के पार्टिकल्स है। एक मेरा पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन पार्टिकल्स है। एक मेरा क्या है? न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है। राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? मैंने तो न्यूट्रॉन का मैंने बता, न्यूक्लियस तो बता दिया। न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। व्हाई? रीजन होना चाहिए, क्यों ऐसा सर? ध्यान सुनना कि प्रोटॉन का जो अगर चार्ज देखोगे, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, साइन कन्वर्जन बता रहा हूं। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये एक प्रोटॉन का चार्ज है, मगर मैंने आपको साइन में बता रहा हूं। ये क्या बता रहा हूं? साइन बता रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होता है? जीरो। तो अगर चार्ज जीरो है तो बताओ, एक मेरा न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या आने वाला है? ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज आने वाला है मेरे पास नेगेटिव चार्ज आने वाला है। बोलो ये बात क्लियर हुआ? अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को हमारे, और शेयर भी करें। ठीक है, मैं इस चैप्टर को मैं फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट टॉपिक के साथ, और आपको इस चैप्टर को मैं पूरा कवर करूंगा। तो हर एक लेक्चर को आप एंजॉय करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अभी भी बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, बोलना ना पड़े, आप खुद करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहा हूं, वीडियो भी बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो बताइए आपको ये बात अभी समझ में आया कि न्यूक्लियस का चार्ज मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन के चार्ज पर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता ही नहीं है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं, बात करते हैं एटॉमिक नंबर। चलिए, मैं आपको बोला था ना कि मैं आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा, तो चलिए एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या? Z से। क्या? Z से। ये ध्यान रखिए, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट आप ये करेंगे कि एटॉमिक नंबर अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एटम का आपको पता है तो आप उस एटम का क्या? प्रोटॉन जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रोटॉन्स। तो मतलब हम ये अगर बात कर ले, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कार्बन को यूज किया है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है, क्या होता है? 6 होता है। मतलब उस कार्बन के एटम में प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट,
आप अगर एक न्यूट्रल एटम ले रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो मैंने अभी भी बताया एटॉमिक नंबर क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं पहले। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस इज एवरी एटम्स इज दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही मेरा एटॉमिक नंबर होता है। ये बात आपको क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे में लिखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर को कहां लिखते हैं, मान लीजिए कोई मेरा एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट है और ये एक्स एलिमेंट को एटॉमिक नंबर कहां पर समझेंगे, नीचे वाले पोजीशन में ध्यान रखना। जेड जो आप देख रहे हो यहां पर नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो जेड आपको देखिए ये एक्स क्या है, कार्बन है, और यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, 6 नजर आ रहा है। तो 6 नजर आ रहा है तो आपको क्या पता चला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 गिवन में आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि 6 मतलब कि टोटल एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका ये मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन क्या है आपका 6 है। बट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, अगर आपका कार्बन क्या कोई चार्ज लग रहा है क्या, कार्बन के ऊपर में कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कोई शो हो रहा है, नहीं ना। तो मतलब एक कार्बन क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। क्या है, न्यूट्रल एटम। कोई चार्ज स्पेसिस है क्या, नहीं है। तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होना चाहिए, अगर आप किसी भी एटम का, अगर वो एटम न्यूट्रल है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो ध्यान रखना है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं क्या ये न्यूट्रल है, यस सर। कोई चार्ज स्पेसिस है, नो सर। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है कार्बन का 6, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 बोल ही रहे हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है उसमें, 6 ही होता है। ठीक है, कैसे ये समझ रहे हो ना। चलो मैं थोड़ा सा बारे में बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं अगर यहां पर नोटिस तुम करो, क्या है, मैंने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये पहले शेल में कितना, ये शेल बोलते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितना है देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वही मेरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, वो एक प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब आप खुद ये बताएं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है मैग्नीट्यूड के तौर पर, वही मेरा क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है। बस साइन क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है। अब ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूं इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, है ना, लिखिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस इसको क्या लिखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस है ये माइनस है, ये 0 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या ये एटम में अगर बात करेंगे, बताइए अगर मैं जैसे बोला इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आ रहा है वो मेरा 6 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। जनरली आपको कभी भी डिफिनेशंस में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। बट एटम अगर न्यूट्रल होगा तो ध्यान रखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जितना होता है प्रोटॉन भी सेम होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। तो आप ये बताइए जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या एटम में कोई चार्ज रहेगा, कभी नहीं रहेगा, न्यूट्रल चार्ज रहेगा। इसलिए ये न्यूट्रल एटम के लिए एग्जिस्ट है। अगर आपका एटम अगर न्यूट्रल है तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने ही प्रोटॉन्स होता है। बोले ये बात आपको क्लियर हुआ। अगर ये बात आपको क्लियर हुआ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला बात है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूं, समझिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बताता हूं तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर ए न्यूट्रल स्पेसिस, न्यूट्रल स्पेसिस के लिए बात हो रही है। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है। अगर ए एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको मान लो 6 दिया हुआ है। मैं इसी 6 पे एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा समझिएगा। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया है तो क्या बन जाएगा, आपको पता है, लूज किया है ना, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 प्लस हो जाएगा, ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 प्लस हो जाएगा। ओके, अच्छा अब एक बात बताइए, एटॉमिक नंबर 6 आपको गिवन में दिया ए का, तो बताइए इसमें न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा। बट ए प्लस में अगर हम देखें,
इसका भी एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6 ही है, एटॉमिक नंबर 6 ही है। बट ध्यान रखना ये चार्ज स्पेसिस है और ये न्यूट्रल स्पेसिस है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बताया कभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉन को मत मेंशन करिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, प्रोटॉन को मेंशन करिएगा। तो अगर बात बताइए कि अगर एटॉमिक नंबर A प्लस का अभी भी 6 है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होगा, नहीं ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 6 था। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा, लॉस कर देगा, तो क्या बोलोगे, इसमें अब इलेक्ट्रॉन हो गया 5। देखो एटॉमिक नंबर 6 है मगर इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, डिफरेंट है ना। मैंने अभी भी बताया था न्यूट्रल स्पेसिस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, बट ध्यान रखना चार्ज स्पेसिस के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो बताइए प्रोटॉन कितना है, क्या प्रोटॉन ए का कितना था, ए का प्रोटॉन 6 था, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, मेरे पास प्रोटॉन जो है ए प्लस में कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर ए जो है ए प्लस जब फॉर्म हुआ था, कन्वर्ट हुआ, कटायन के फॉर्म में फॉर्म हुआ, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज किया था, प्रोटॉन तो लूज नहीं किया था, है ना। तो प्रोटॉन तो अभी भी उसमें उतना नहीं है, तो प्रोटॉन सेम है। तो बताइए एटॉमिक नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन कर रहा है, नहीं। तो चार्ज स्पेसिस के लिए ध्यान रखना है, चार्ज स्पेसिस के लिए ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, बट न्यूट्रल स्पेसिस के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। ये बात अब अच्छे से समझ पा रहे हैं, ओके क्लियर। तो ये न्यूट्रल स्पेसिस के लिए मैं बता दिया, चार्ज स्पेसिस के लिए भी मैं आपको यहीं पर समझा दिया। ठीक है, बात समझ में आया तो फटाफट आप इसको अच्छे से नोट कर ले, है ना, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है ना, प्लीज लाइक करें। ओके चलिए अब आते हैं, मैं मास नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मास नंबर क्या बताता है, ठीक है, मास नंबर देखिए ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए हुए हो मुझे पता है, बट आप लोगों को यहां पर जो फुल डिटेल्स में आपको बात किया जा रहा है, ठीक है, काफी एक्सपेंडेड टॉपिक पर बात करें, काफी एक्सपेंड एरिया से बेसिस पर मैं आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, ठीक है, पूरे फुल कंसेप्ट के साथ। तो आपको एकदम अच्छे से बैठना है, पानी लेके बैठना है, आराम से पढ़ना है और एंजॉय भी करना है। ओके चलिए मास नंबर समझ लेते हैं, क्या होता है मास नंबर, ठीक है ना। तो मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उसका सम बताता है। मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर, राइट। मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से। तो चलिए मैं बताता हूं मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल से। यहां से यह क्या बताया, ये बताया कि मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर में जो न्यूक्लियस के अंदर में तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। बोलो ये बात क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से फुल कंसेप्ट के साथ। चलिए तो चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास आपको दिया 12, अगर नहीं भी है ना आप पीरियड टेबल उठाइए, ठीक है, और पीरियड टेबल उठाने के बाद आप वहां पर ध्यान से देखिएगा, आप 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का और एटॉमिक नंबर को लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए मेरा कोई एक्स एलिमेंट है, अगर x एलिमेंट है तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं, पहले बताओ यहां पर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहां पर क्या लिखते हैं, मास नंबर। ध्यान से समझिएगा, ऊपर में लिखते हैं मास नंबर, नीचे वाले को लिखते हैं एटॉमिक नंबर, क्लियर। चलिए तो पहले बताइए यहां पर जो आपको दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और ये आपको 12 थोड़ा सा ऊपर में, मैं यहीं पर लिख दिया हूं, ऊपर में होना चाहिए, यहां पर होगा तो बेस्ट होगा। ये कितना दिया है, 12 दिया हुआ है आपको गिवन में। तो एक बात बताइए, मास नंबर ऑफ द कार्बन कितना है आपका, 12, क्लियर। चलिए तो फिलहाल हम ये पूछ सकते हैं, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पूछे हैं ना, मुझे तो एटॉमिक नंबर पता है। तो एटॉमिक नंबर आपको अगर पता है तो बताइए एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। अगर 6 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, उसमें 6 ही होगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, तो अभी बोले सर एक न्यूट्रल एटम है, यस सर, अगर न्यूट्रल एटम है तो बताइए एटॉमिक नंबर आपको 6 दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, 6 होगा। बट आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे, ये है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, समझिएगा। बताइए ये क्या है मेरे पास, मास नंबर, ये आपका मास नंबर। अगर आपके पास मास नंबर है, मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर। तो एक काम करते हैं, मैं अभी बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, कैपिटल Z से। ओके, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आ रहा है, आपको अगर मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, वेरी इजी, आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो A यहां पर है और Z को उधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव है तो उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो A माइनस जेड का मतलब हो गया, आप क्या करोगे, कभी भी आपसे अगर न्यूट्रॉन पूछे तो क्या करोगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, बहुत इजी है ना। तो मतलब ये बोलने का मतलब है मास नंबर ऊपर में है और एटॉमिक नंबर नीचे में है, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वेरी इजी। तो बताइए कार्बन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, बताइए मास नंबर ऊपर में कितना दिया है 12 माइनस एटॉमिक नंबर कितना दिया है 6, तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा 6, तो ये मेरा निकल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से मैंने क्या समझाया आप लोगों को क्या होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पढ़ने के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बॉन्ड का अरेंजमेंट समझना होगा, बॉन्ड कैसे हो रहा है, कौन इन्वॉल्व हो रहा है। तो एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बेसिस पर भी आपको अच्छे से क्लियर कराया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में मैं समझ गया अच्छे से, है ना, क्लियर है, क्लियर। अच्छा, फॉर न्यूक्लियस न्यूट्रल स्पेसिस एंड द आयन स्पेसिस, अब आयन स्पेसिस न्यूट्रल स्पेसिस में मास नंबर का कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि मास नंबर जनरली क्या होता है मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ना। कोई भी रिएक्शंस जब होता है तो वो आपको क्या कराएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएगा, बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ऐसे दिया हुआ है आपको, देखिए मैं ऐसे गिवन देख रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 16, कितना दिया हुआ है 16, ओके 16, और एटॉमिक नंबर दिया है 8। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से क्या कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो आपको 8 पता है, मास नंबर 16 पता है, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ई लिखता हूं सिर्फ और सिर्फ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो बताइए कितना हो जाएगा 8। प्रोटॉन कितना होगा सर, प्रोटॉन भी कितना होगा सर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, तो ये भी हो जाएगा 8। अब बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन अगर हम जानते हैं तो बताइए कितना होगा, बताइए न्यूट्रॉन आपके पास कितना होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले से माइनस कर लो, ऊपर 16 है माइनस, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर भी आपको लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप एटम को भी देखें, एटम में देखिए ये अंदर में आपका क्या है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है ना, आपस में कंबाइन है, न्यूक्लियस के अंदर में फिट है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, देखिए पहला सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरा में कितना होगा, पहला में 2 हो गया तो दूसरा में कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इनर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे होते हैं, तो आपको मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन में आपको एटॉमिक नंबर आपको दिया है, मास नंबर दिया है, तो उस एटम का आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी। अगर मैं नियॉन के बारे में अगर बात करूं, तो नियॉन में अगर हम बात करते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, एटॉमिक नंबर 10 है, मास नंबर कितना दिया, मान लीजिए 20। तो एक काम करते हैं, मैं नियॉन यूज कर रहा हूं यहां पर, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर कितना है 20, ओके। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, 10 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 10 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा बताइए, 20 में से -10 कर दी तो कितना आ जाएगा 10। बोलिए समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालने आ गया है, ठीक है, बात समझ क्लियर हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड
कैसे फॉर्म होता है अभी तो ये नहीं बताया, केमिकल बॉन्ड में क्या क्या इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली केमिकल बॉन्ड होता है क्या है और किस किस पैरामीटर का जरूरत पड़ने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताया। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए और आप शेयर भी करिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, चलो बाय।